हेलो एवरीवन, जूलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर की इस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेरीकल्चर रेशम उत्पादन के जो बाकी का पोर्शन बच गया था उसको डिस्कस करेंगे। आप सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। यहाँ तक मूगा सिल्क तक हम लोग पढ़ लिए थे, डिस्कस कर चुके थे कि मूगा सिल्क असम की स्पेशलिटी होती है। अब हम लोग देखेंगे सेरीकल्चर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो अलग अलग स्टेजेस में सेरीकल्चर का प्रोडक्शन कैसे होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, द सिल्क मॉथ लेज एग। तो जो सिल्क मॉथ होता है, सिल्क मॉथ मीन्स जो सिल्क का जो मॉथ होता है वो क्या करता है, वो एग को ले करता है, मीन्स वो अंडे देता है सबसे पहले, ठीक है। और इन्हीं अंडे से क्या निकलते हैं, फिर इन्हीं अंडे से ठीक है रेशम के कीड़े निकलते हैं। द एग हैचेस एंड द लार्वा फीड ऑन मलबेरी लीव्स। तो इन्हीं अंडों से हैचिंग के थ्रू क्या निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं। और ये लार्वा किसको फीड करते हैं, जो मलबेरी की पत्तियां होती हैं मलबेरी प्लांट की, उन्हीं मलबेरी सीड्स को ये ईट करते हैं, खाते हैं। When the silkworm are about 15 days old, they are 10,000 times heavier than when they hatched. They are now ready to spin a silk cocoon. तो जब सिल्क वर्म की हैचिंग हो जाती है और हैचिंग के 25 दिन बाद, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, ये जो 10,000 गुना ज़्यादा है क्या हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं। कब से, किसकी तुलना में, जब इनसे लार्वा निकलता है तो लार्वा से कंपेयर की जाए तो लार्वा से 25 दिन बाद ये 10,000 टाइम्स, ये 10,000 गुना क्या होते हैं, ज़्यादा हैवियर होते हैं। और 25 दिन बाद ये रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं सिल्क कोकून फॉर्मेशन करने के लिए। जो रेशम के कीड़े हैं ये रेडी हो जाते हैं सिल्क कोकून बनाने के लिए। The silk is produced in 2 glands in the silkworm head and then forced out liquid from through opening called spinnerets. तो मैं जैसे बताया था कि सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए इसमें एक ग्लैंड्स पाई जाती हैं और उन्हीं ग्लैंड्स के थ्रू क्या किया जाता है, सिल्क सिक्रीट किया जाता है। तो ये ग्लैंड्स, 2 ग्लैंड्स के द्वारा, ठीक है, जो रेशम के कीड़े होते हैं उसमें 2 ग्लैंड्स, 2 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनके थ्रू ये क्या करते हैं, सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये सिल्क को लिक्विड मात्रा में, ठीक है, लिक्विड में क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सिल्क ग्लैंड से। लेकिन जो ये एयर के कांटेक्ट में आने के बाद, ये सिल्क क्या होती है, लिक्विड से ड्राई हो जाती है एयर से, और ये इस तरह से थ्रेड नुमा हमें सिल्क प्राप्त होती है, ठीक। और जिस ओपनिंग के थ्रू ये सिल्क को सिक्रीट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनरेट्स, ठीक है। तो अगर रेशम कीड़े की बात करिए तो सपोज़ ये रेशम के कीड़ा है, ये इसका हेड रीजन है, और हेड से ये सपोज़ ये 2 ग्लैंड है, ये फर्स्ट ग्लैंड, सेकंड ग्लैंड, अगर यहाँ से सिक्रीट कर रहे हैं किसको, थ्रेड को, तो जिस ओपनिंग के थ्रू सपोज़ यहाँ से थ्रेड को सिक्रीट कर रही हैं तो ये जो ओपनिंग क्या कहलाएगा, यहाँ का जो ओपनिंग पार्ट है, यहाँ का ओपनिंग हिस्सा क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा स्पाइनरेट्स। The silk solidify when it come in contact with the air. तो यही जो लिक्विड सिल्क होता है ये सिक्रीट करते हैं, तो जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, यह कठोर हो जाता है। The silkworm spin approximately 1 mile of filament and completely enclose itself in cocoon in about 2 or 3 days. क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये जो सिल्क वर्म है, रेशम का कीड़ा है, वो लगभग 1 मील का फिलामेंट, ठीक है, 1 मील का आप देख सकते हो कि कितनी लंबी थ्रेड ये बना लेता है, ठीक है। तो सपोज करो ये रेशम का कीड़ा है, ये क्या करना शुरू कर देता है, ये थ्रेड इस तरह से थ्रेड सिक्रीट करना शुरू कर देता है, और थ्रेड ये अपने आसपास सिक्रीट करता है और अब खुद को पैक कर लेता है ये। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं ये थ्रेड सिक्रीट करना शुरू किया और थ्रेड इसके चारों ओर, इस तरह से थ्रेड के चारों ओर क्या करता है, ये
अपने आप को पैक कर लेता है इस तरह से, और लगभग 1 मील तक, ठीक है, 1 मील की लंबी थ्रेड का सिक्रीशन करता है। ड्यू टू क्वालिटी रेस्ट्रिक्शन द अमाउंट ऑफ यूजेबल सिल्क इन ईच कोकून इज स्मॉल। एज अ रिजल्ट 5500 सिल्क वर्म्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ सिल्क। तो ये जो जितने भी सिल्क प्रोड्यूस करते हैं सारे सिल्क, ठीक है, यूजेबल नहीं होते हैं। कुछ की लेंथ स्मॉल होती है, कुछ की लार्ज होती है, ठीक है। तो सारे सिल्क यूजेबल नहीं होते हैं, कुछ ही सिल्क इसमें यूजेबल होते हैं। तो इसलिए 5500 सिल्क वर्म आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस्ड 1 किलोग्राम ऑफ सिल्क। तो 1 किलोग्राम सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए कितने की ज़रूरत पड़ रही है, देख सकते हो आप, 5500 सिल्क वर्म की आवश्यकता पड़ रही है। ये इसलिए क्योंकि पूरी की पूरी 100% जो सिल्क सिक्रीट कर रहे हैं वो 100% यूटिलाइज नहीं हो रहा है, यूजेबल नहीं है, कुछ ही पोर्शन यूजेबल है इसलिए। The silk is obtained from the undamaged cocoon by brushing the cocoon to find the outside end of filament। तो अब हम सिल्क कैसे प्राप्त करते हैं, तो जो कोकून होते हैं, जो अनडैमेज्ड कोकून होते हैं, उसी के थ्रू, ब्रशिंग के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, वो सिल्क फिलामेंट को प्राप्त करते हैं और सिल्क को वहाँ से ऑब्टेन करते हैं। द सिल्क फिलामेंट आर देन वाउंड एज अ रील। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ठीक है, जैसे धागे का एक, जैसे अगर हम लोग, ठीक है, टेलर क्या करता है, टेलर धागे का एक एंड क्या करता है, अपनी एंड ढूंढता है पहले एक सिरा, और उसी को क्या करता है सुई में, ठीक है, एडजस्ट करता है, उसमें फंसाता है, उसके बाद उसको यूज़ करता है। ठीक उसी तरह से ये थ्रेड फिलामेंट होता है, उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग कोकून से क्या निकाल रहे हैं, कोकून से निकाल रहे हैं अगर हम लोग सिल्क को, तो एक बार सिल्क वो मिल गया, वो फिलामेंट, ठीक है, वो थ्रेड, उसके बाद क्या करते हैं, उसको रील के थ्रू रीलिंग कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये स्टेज है एक सिल्क वर्म का, लाइफ साइकिल है। तो आप देख सकते होंगे कि सबसे पहले ये लीफ वगैरह में क्या करती है, एग ले करती है, अंडे देती है, और अंडे के बाद हैचिंग के थ्रू, ठीक है, अंडे के बाद हैचिंग के थ्रू इसमें क्या निकलते हैं, लार्वा निकलता है, ठीक है। और ये लार्वा लीव्स को वगैरह को फीड करके, ठीक है, फीड करके इसमें कन्वर्ट होता है प्यूपा में, और ये प्यूपा स्टेज में क्या करना शुरू कर देता है, कोकून का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है, ठीक है। प्यूपा स्टेज में इसके अंदर रह जाता है, और इसको फिर ये कोकून को ये छेद करके क्या निकल जाता है, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस डायग्राम में देखिए बेहतर इसमें समझाया गया है। लाइफ साइकिल को देखें तो सबसे पहले ये अंडे देती है, और अंडे कहाँ पर देती है, अंडे देती है यह लीव्स में, ठीक है, लीफ, किसके लीफ में, तो मलबेरी सिल्क, मलबेरी प्लांट के लीव्स में। उसके बाद हैचिंग के थ्रू क्या होता है, इससे अंडों से क्या निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट स्टेज लार्वा हैचिंग, या फर्स्ट इंस्टार लार्वा जिसको बोलते हैं, ठीक है। और जिससे मोल्टिंग होती है, फर्स्ट मोल्टिंग से ये सेकंड स्टेज लार्वा बनते हैं। फर्स्ट स्टेज लार्वा छोटे होते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेज लार्वा साइज़ में थोड़े से बड़े, ठीक है। उसके बाद अगेन मोल्टिंग होती है, और मोल्टिंग के बाद थर्ड स्टेज लार्वा, ठीक है, थर्ड स्टेज लार्वा बन रहे हैं इसमें, थर्ड स्टेज लार्वा, ठीक है। थर्ड मोल्ड, उसके बाद थर्ड मोल्ट होने के बाद फोर्थ स्टेज लार्वा, ठीक है। आप देख रहे होंगे लार्वा का साइज़ धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, और चौथी बार जब मोल्टिंग हो रही है तो फिफ्थ स्टेज लार्वा, ठीक है। और फिफ्थ स्टेज लार्वा से अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो रहा है प्यूपा में, और प्यूपा स्टेज में क्या कर रही हैं, ये सिक्रीट कर रही हैं किसका, सिल्क का सिक्रीशन करना स्टार्ट कर रही हैं सिल्क, और यहीं अपने आप को सिल्क में इस तरह से कैद कर ले रही हैं, और बाद में इसी सिल्क को या फिर कोकून को छिद्र करके, पोर करके इसमें ये एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट हो रही हैं। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं, ठीक है। द एडल्ट moth is whitish in color, 25 mm long with 40 to 50 mm wing span. The female is larger than male. The body has 3 divisions: head with pair of eyes and pair of antenna, thorax with 3 pairs of legs and 2 pairs of wing, and 1 large abdomen. क्या कह रहे हैं इसमें, तो जो एडल्ट मॉथ होता है, ठीक है, एडल्ट मॉथ होता है वो क्या होता है, 25
ठीक है। 25 mm क्या होता है, बड़ा होता है। 1 मिनट। जो एडल्ट मॉथ होता है वो क्या होता है, सफ़ेद कलर का होता है और यह 25 mm की लंबाई होती है इसकी। और 40 to 40 mm क्या करता है, ये अपने पंख को फैला सकता है। जो फीमेल होती है, एडल्ट फीमेल होती है, वो मेल की तुलना में ज़्यादा बड़ी होती है और मेल छोटे होते हैं फीमेल की तुलना में। इनका जो बॉडी देखा जाए तो 3 पार्ट में बटा रहता है। हेड रीजन, ठीक है, जिसमें क्या क्या पाया जाता है, आइज़ पाई जाती हैं, ठीक है, एक पेयर आइज़ पाई जाती हैं और एक पेयर एंटीना। तो हेड एडल्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ आप देख सकते होंगे, ठीक है। हेड रीजन में क्या पाया जा रहा है, 2 आँख, ठीक है, या एक जोड़ी आँख आप बोल सकते हो, और 2 एंटीना पाया जा रहा है। थोरेक्स विथ 3 पेयर्स ऑफ लेग। थोरेक्स में, थोरेक्स रीजन की अब लोग बात करें तो थोरेक्स में क्या पाया जा रहा है, इसकी जो थोरेक्स रीजन है इसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स पाया जा रहा है, ठीक है, एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग, और 2 पेयर पंख पाए जा रहे हैं, और एक बड़ा सा पेट पाया जा रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं एब्डोमेन। यहाँ आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब अंडे की बात करते हैं, एग की बात करें। इमीडिएटली मैटिंग आफ्टर मैटिंग द फीमेल स्टार्ट लेइंग एग ऑन मलबेरी लीव्स। तो जैसे ही मैटिंग होती है, ठीक है, मेल एंड फीमेल मॉथ की, उसके बाद ये क्या करते हैं, मलबेरी लीव्स में वो अंडे देना स्टार्ट करते हैं मैटिंग के बाद। द एग्स आर ओवल एंड कवर्ड बाई हार्ड स्मूथ काइटिनॉइड शेल। तो अंडे कैसे होते हैं, ठीक है, इनके जो अंडे होते हैं ओवल शेप के होते हैं, इस तरह से गोलाकार होते हैं। और ये अंडे जैसे हम इसके अंडे देखते हैं, क्या क्या बोलते हैं आपका, ये जैसे मुर्गी के अंडे होते हैं, उसका जो बाहरी आवरण होता है वो एक हार्ड सेल का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक उसी तरह से इनके जो अंडे होते हैं वो भी क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, स्मूथ होते हैं, और काइटिनॉइड सेल का मीन्स काइटिन की बनी शेल की होती है। एट अबाउट 24 डिग्री सेंटीग्रेड मोथ लेज 300 to 500 एग विद इन 24 आवर। क्या बोल रहे हैं हम लोग, 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या करते हैं, ये जो मोथ होते हैं, मौत क्या करते हैं, 300 से 400 अंडे 24 घंटे में देते हैं। इन फेवरेबल टेम्परेचर द लार्वा हैच विथ इन 10 to 11 डेज। तो अगर फेवरेबल कंडीशन रहा, अनुकूल परिस्थितियां रहीं, तो अनुकूल परिस्थितियों में ये 10 से 11 दिन के बीच में क्या करते हैं, ये इन अंडों से लार्वा निकल आते हैं। ये तो थी अंडे की बात। अब सेकंड देखते हैं हम लोग, किसकी सेकंड देखते हैं, लार्वा। A newly hatched larva is about 3 mm long. The cylindrical body is covered with chitinous skin. तो ये जो लार्वा बोल रहे हैं, तो अंडे से, ठीक है, तो अंडे से तुरंत अभी क्या हैच हुआ है, लार्वा हैच हुआ है, ये कीड़ा हैच हुआ है। ठीक, ये क्या होता है, 3 mm क्या होता है इसकी लंबाई में, ये लंबी होती है, और ये सिलेंड्रिकल होता है, और इसके जो स्किन होता है उसमें काइटिन की कवर पाई जाती हैं। तो इस तरह से, ठीक है, ये जो कीड़ा होता है इस तरह से, और इसके ऊपर इस तरह से काइटिन का बना आवरण पाया जाता है। और यह सिलेंड्रिकल मीन्स आप देख सकते होंगे, यह सिलेंड्रिकल मतलब इस तरह से चपटाकार होता है। इट हैज 3 पेयर ऑफ थोरेसिक, 4 पेयर ऑफ एब्डोमिनल एंड पेयर ऑफ काउडल लेग्स। क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या पाए जाएंगे इसमें, 3 पेयर ऑफ थोरेसिक, जो इनका जो थोरेसिक है वो 3 पेयर का होगा। मीन्स थोरेसिक मीन्स आप क्या समझ रहे हो, इसके जो थोरेसिक ग्लैंड हैं थोड़े इस तरह से, वो 3 पेयर में होंगे, 1 2, ठीक है, तो एक पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो इस तरह से 3 पेयर में बटे रहेंगे। 4 पेयर ऑफ एब्डोमिनल एंड पेयर ऑफ काउडल लेग। जो इसका जो एब्डोमिनल है वो इस तरह से 4 भागों में डिवाइड रहेगा, ठीक है। थोरेसिक इसका किसमें, हेड, थोरेसिक और ये एब्डोमेन, और फिर एब्डोमेन अलग अलग भागों में डिवाइड है, और एब्डोमेन में लेग्स पाए जा रहे हैं। द लार्वा गोज टू डॉर्मेंसी आर diapause for 4 times. These are called first, second, third and fourth sleep. तो ये जो लार्वा निकलता है वो लार्वा डॉर्मेंसी, ठीक है, डॉर्मेंसी मतलब सुसुप्तावस्था में रहता है, या डाइपॉस बोल सकते हैं। डाइपॉस मीन्स ये जो लार्वा कंडीशन होता है वो बहुत लंबा चलता है, ठीक है, और ये 4 टाइम में, ठीक है, 4 टाइम में ये 4 बार ये डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं, ये एडल्ट मॉथ में कन्वर्ट होते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्लीप।
फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, थर्ड स्लिप, फोर्थ स्लिप बोलते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग इंस्टार लार्वा बोल रहे थे। यहाँ आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट मोल्टिंग, सेकंड मोल्टिंग, थर्ड मोल्टिंग और फोर्थ मोल्टिंग। ठीक, तो मेनली 4 बार ये स्लीप करते हैं, उसके बाद ये एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। एच स्लीप इज फॉलोड बाई इक्डाइसिस टुवार्ड्स द एंड ऑफ 5th स्टेज। द लार्वा इज मैच्योर एंड स्टार्ट स्पिनिंग कोकून द लार्वल एज अबाउट 20 days। तो हर स्लीप, ठीक है, एक डेसिस के थ्रू फॉलो होता है और इसके बाद ये क्या करते हैं, 5th स्टेज में पहुंच जाते हैं और लास्ट में ये मैच्योर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉथ में कन्वर्ट हो जाते हैं और वही क्या करते हैं, मैच्योर मॉथ ही सिल्क वार्म का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, ये लार्वा से 20 डेज तक का समय होता है, 20 दिन के बाद ये कन्वर्ट होते हैं एडल्ट मॉथ में। The first instar newly hatched larva is voracious eater and its feed with finely cut young mulberry leaves. Advanced larvae are fed with mature and entire leaves। कि हम बोल क्या रहे हैं कि जो फर्स्ट इंस्टार लार्वा है, मतलब जब अंडे से निकला हुआ तुरंत छोटा सा लार्वा है, वो वोरेशियस ईस्टर होता है। मतलब ये क्या करता है कि ये जो पत्तियां होती हैं मलबेरी की, उसको बहुत ही छोटे छोटे फाइन कट कर देता है और उनको ईट करता है। वहीं यंग मलबेरी की बात, यंग मलबेरी लीव्स, यंग लार्वा की बात करें या फिर जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है लार्वा, तब ये क्या करता है, पूरी की पूरी मलबेरी लीव्स को ईट कर लेता है, खा लेता है। फर्स्ट इंस्टार लार्वा ईट्स फॉर 3 days, स्टॉप ईटिंग एंड मोल्ट टू सेकेंड स्टार लार्वा। तो जो पहला लार्वा अभी जनरेट हुआ है, तुरंत अंडे से निकला है, वो 3 दिन तक फीड करता है लीव्स को। उसके बाद 3 दिन के बाद क्या करता है, खाना बंद कर देता है और ये सेकेंड स्टार लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। ये फर्स्ट स्टार लार्वा था, ये फिर सेकेंड स्टार लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे साइज थोड़ी बड़ी हो जाती है। द सेकेंड स्टार ईट 2.5 days एंड मोल्ट टू थर्ड इंस्टार लार्वा। और सेकेंड इंस्टार लार्वा क्या होता है, 2.5 दिन तक, ठीक है, 2.5 दिन तक पत्तियों को ईट करता है। उसके बाद ये क्या, थर्ड इंस्टार लार्वा में कन्वर्ट होता है। ये फर्स्ट इंस्टार लार्वा था, ये सेकेंड स्टार और ये थर्ड इंस्टार लार्वा। अब आफ्टर ईटिंग द 3 days थर्ड इंस्टार लार्वा मोल्ट टू फोर्थ इंस्टार लार्वा। तो अब 3 दिन खाने के बाद क्या होता है, पत्तियों को ईट करने के बाद थर्ड इंस्टार लार्वा फोर्थ इंस्टार लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। द 5th इंस्टार लार्वा इज फॉर्म्ड आफ्टर 4 days। और 4 दिन के बाद क्या होता है, ये थर्ड इंस्टार लार्वा, फोर्थ इंस्टार लार्वा किस में कन्वर्ट हो जाता है, फोर्थ इंस्टार लार्वा 5th इंस्टार लार्वा, जो कि मेनली क्या होता है, 5th इंस्टार लार्वा ही फिर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये 5th इंस्टार लार्वा है और ये कितने दिन के बाद तो देखते हैं। द 5th इंस्टार ईट 8 days, causes eat and start spinning silk around it from outside inside silk gland, outside to inside। तो यहाँ तक पहले देखते हैं। अब ये 5th इंस्टार लार्वा क्या होता है, 5th इंस्टार लार्वा 8 दिन तक क्या करता है, 8 दिन तक ईट करता है पत्तियों को। उसके बाद जैसे ही 8वां दिन एंड होता है, वो फिर क्या स्टार्ट कर देता है, ये लार्वा, ये 5th इंस्टार लार्वा जो कि बहुत बड़ा हो चुका है, इस तरह से बड़ा हो चुका है, ये क्या करना, सिल्क बनाना, सिल्क सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है इस तरह से अपने चारों ओर, ठीक है। तो बाहर से अंदर की ओर इस तरह से सिल्क सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है और अपने चारों तरफ कोकून का फॉर्मेशन कर लेता है। सिल्क ग्लैंड विच आर मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड आर लेबाइल ग्लैंड्स आर फाउंड वेंट्रल टू द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये सिल्क ग्लैंड ही क्या होती हैं, सिल्क का सिक्रेशन करती हैं। और ये सिल्क ग्लैंड क्या होती हैं, सिल्क ग्लैंड एक तरह से सलाइवरी ग्लैंड या फिर लेबाइल ग्लैंड्स का ही मॉडिफाइड रूप होती हैं, ठीक है। जो सलाइवरी ग्लैंड या लेबाइल ग्लैंड पाया जाता है इन लार्वास में, वही लार्वा क्या होती हैं, मॉडिफाइड होकर सिल्क ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करती हैं और यही सिल्क ग्लैंड क्या होती हैं, सिल्क का सिक्रेशन करती हैं। और ये, ठीक है, वेंट्रल सरफेस पर पाई जाती हैं एलिमेंट्री कैनाल के। तो सिल्क वर्म के एलिमेंट्री कैनाल के वेंट्रल सरफेस पर ये सिल्क ग्लैंड पाई जाती हैं। दिस सिल्क ग्लैंड secrete fibronin and sericin protein filament and open to outside through spinnerets in the head region। और ये सिल्क ग्लैंड क्या सिक्रीट करती हैं, फाइब्रोनिन और सेरिसिन प्रोटीन
का जो फिलामेंट थ्रेड के रूप में सिक्रीट करती हैं। और कहाँ से सिक्रीट करती हैं? इनके हेड रीजन में स्पाइनेरेट्स पाए जाते हैं, उन्हीं से ये सिक्रीट करती हैं। ठीक है, इस तरह से सिक्रीट करती हैं। For a complete covering, the larva rotate its head about 60,000 to 3 lakhs time, and silk thread is liberated at the rate of 50 सेंटीमीटर पर मिनट। तो आप बोल सकते हैं कि कंप्लीट लार्वा अपने सिर को कितनी बार रोटेट करता है, तो देख सकते हो कि 60,000 से लेकर 3 लाख इतने टाइम में रोटेट करता है एक कोकून को बनाने के लिए। ठीक है, एक कोकून को बनाने के लिए 60,000 से लेकर 3 लाख बार अपने सिर को रोटेट करता है और ये कोकून का फॉर्मेशन करता है। अगर हम लोग बात करें कोकून ये सिल्क लिब्रेट करने का, सिल्क सिक्रीट करने का रेट की बात करें, दर की बात करें कि कितनी स्पीड से सिल्क को सिक्रीट करता है, तो 15 सेंटीमीटर पर मिनट। द प्रोटेक्टिव कवरिंग इज कॉल्ड कोकून विच इज फॉर्म्ड by unbroken silk thread 400 to 1500 मीटर। तो क्या बोल रहे हैं, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है अपने चारों ओर इस तरह से, तो इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं कोकून। ठीक है, और ये कोकून क्या होता है? कोकून अनब्रोकन सिल्क थ्रेड से बना होता है और जो कि 400 से 1500 मीटर लंबी होती है। A caterpillar larva take about 4 days to complete a cocoon and then turn to complete immobile larva. The pupa stifling killing of pupa inside the cocoon is done before the pupa is changed in adult. हम लोग बोल क्या रहे हैं कि कैटरपिलर स्टेज, ठीक है, 4 दिन, अब ये सिल्क क्या कर लिया? सिल्क सिक्रीट कर लिया। उसके बाद क्या होता है? ये इमोबाइल लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये मूवमेंट नहीं कर सकता, मीन्स बोल सकते हैं प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है ये। ठीक है, और प्यूपा क्या होता है? प्यूपा के थ्रू ये मूवमेंट नहीं कर सकता। अब प्यूपा किसमें? एडल्ट में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। तो एडल्ट में कन्वर्ट होगा तो फिर क्या करेगा? ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर ये प्यूपा क्या करेगा? इसको ये जो कोकून बना है इसमें होल करेगा और होल क्रिएट करके बाहर निकल जाएगा तितली के रूप में। तो इससे पहले क्या कर लिया जाता है? स्टिफिंग प्रोसेस के थ्रू, स्टिफलिंग प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, प्यूपा को अंदर ही मार दिया जाता है, कोकून के अंदर ही, ताकि ये कोकून में छिद्र न कर पाए और सिल्क का नुकसान ना हो। इसलिए उसको क्या किया जाता है? पहले ही मार दिया जाता है स्टिफलिंग प्रोसेस के थ्रू कोकून के अंदर ही, ठीक है, ताकि प्यूपा एडल्ट में कन्वर्ट ना हो पाए। नहीं तो प्यूपा एडल्ट में कन्वर्ट हो गया तो फिर क्या करेगा? ये पोर क्रिएट करेगा और पोर क्रिएट करेगा और पोर के थ्रू ये बाहर आ जाएगा और पोर क्रिएट करेगा तो सिल्क की क्वालिटी ख़राब होगी। इसलिए, ठीक है, पहले ही इनको क्या किया जाता है? मार दिया जाता है। द प्यूपा इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फुल ग्रोन एडल्ट आर इमेगो आफ्टर 10 डेज। तो प्यूपा 10 दिन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? ठीक है, एडल्ट फ्लाइज में, ठीक है, एडल्ट मोथ में, जिसको हम लोग इमेगो भी बोलते हैं, इमागो। द इमागो सिक्रीट अ फ्लूइड विच डिजॉल्व कोकून एट वन एंड, द एडल्ट इमर्ज थ्रू इट। तो क्या बोल रहे हैं? जो इमागो स्टेज होता है, इमागो मीन्स, ठीक है, ये एक हुआ, अब ये कोकून हो गया, अब इसके अंतर्गत ये इमेगो स्टेज में, इमेगो मतलब हाफ छोटी तितली, ठीक है, इस तरह से छोटी बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो गई। तो ये क्या करेगी? ये कुछ केमिकल सिक्रीट करती है, कुछ रसायन, ठीक है, कुछ केमिकल सिक्रीट करती है। और ये केमिकल क्या करते हैं? ये केमिकल यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर सिक्रीट की तो यहाँ पर ये छेद क्रिएट कर देंगे, तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह से होल क्रिएट हो जाएगा और ये बाहर निकल आती है। ठीक है, तो इस तरह, इससे पहले ही क्या कर लिया जाता है? इससे पहले ही इस इमेगो को, जब ये प्यूपा स्टेज में रहता है तभी ही इसको क्या किया जाता है? किल कर लिया जाता है, ताकि यहाँ से अनब्रोकन सिल्क को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो ये थे अलग अलग स्टेजेस थे सिल्क की लाइफ साइकिल के, और सिल्क के अलग अलग स्टेजेस में किस तरह के चेंजेस होते हैं और किस स्टेजेस में हम प्राप्त कर सकते हैं क्या? सिल्क को। तो सेरीकल्चर का अगर हम लोग प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, ठीक है, सेरीकल्चर को तो 3 डिवीज़न में मेनली बांटा गया है प्रोडक्शन को। कौन कौन से 3 स्टेजेस में, या फिर 3 डिवीज़न बोल सकते हैं, 3 स्टेजेस। सेरीकल्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू
डिवीज़न एज फॉलो। अगर प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए, उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो तीन स्टेजेस में, 3 डिवीज़न में बांटा गया है। फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी, ठीक है, जिसको एग्रीकल्चर डिवीज़न। कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी में क्या होता है, या फिर एग्रीकल्चर डिवीज़न में, ठीक है, मलबेरी की क्या लगाई जा प्लांट्स लगाई जाती हैं, ठीक है, इनके बहुत सारे, ठीक है, इनके बहुत सारे इस तरह से बगीचे तैयार किए जाते हैं, प्लांट को तैयार किया जाता है, ठीक है। और प्लांट तैयार करने के बाद इसमें जो लार्वा होते हैं उन लार्वा को या फिर रेशम के कीड़े को इनोकुलेट किया जाता है। सेकेंड स्टेज रियरिंग ऑफ कोकून, एंटामोलॉजिकल डिवीज़न, ठीक है। रियरिंग ऑफ कोकून मीन्स क्या, अब हम क्या कर दिए, इनोकुलेट कर दिए रेशम के कीड़े को, तो इस स्टेज में क्या करेंगे, जो लार्वा है वो लार्वा क्या बनाना शुरू कर देगी, ठीक है, कोकून को रियरिंग बनाना शुरू कर देगी, जिसको हम लोग एंटामोलॉजिकल डिवीज़न बोल रहे हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी देखभाल वगैरह करेंगे, किसकी, ये रेशम के कीड़े की, यहाँ एंटामोलॉजिकल डिवीज़न में, क्योंकि इसको क्या करते हैं, इस कीड़े को बड़े बड़े पक्षियाँ ईट कर लेती हैं। थर्ड स्टेज रीलिंग ऑफ कोकून, टेक्निकल डिवीज़न। अब कोकून को कैसे हम लोग रील करते हैं, उससे कैसे कोकून से धागे प्राप्त करते हैं, सिल्क प्राप्त करते हैं, वो हो गया टेक्निकल डिवीज़न, जिसमें रीलिंग ऑफ कोकून कहा गया है, ठीक है। तो ये 3 डिवीज़न में हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस किए हैं, ये सारी चीज़ें फर्स्ट इंस्टार लार्वा, सेकंड स्टेज, बस इसी का ही क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। इन्हीं को हम लोग अलग अलग स्टेजेस में यहाँ पर बांट दिया गया है। तो फर्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चर डिवीज़न। तो एग्रीकल्चरल डिवीज़न में कैसे ये किस तरह से किया जाता है। दिस इंक्लूड द कल्टिवेशन ऑफ होस्ट प्लांट। तो इसमें से एग्रीकल्चर डिवीज़न में सबसे पहले होस्ट प्लांट का क्या किया जाता है, कल्टिवेशन किया जाता है सबसे पहला स्टेज में। और होस्ट प्लांट मीन्स मलबेरी प्लांट का क्या किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है। लार्वल स्टेज ऑफ सिल्क मोथ फीड दिस प्लांट। तो जो लार्वा होता है मीन्स अंडे से, ठीक है, अंडे से जो लार्वा निकलता है उन लार्वा को यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनोकुलेट करते हैं लार्वा को इन प्लांट के ऊपर। फिर जैसे ही प्लांट तैयार हो जाता है और ये लार्वा मलबेरी की पत्तियों को ईट करने लगती हैं और बड़ी होती हैं। Different plant required different condition for their growth. Thus, this division is actually the crucial step. ठीक है, तो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग टाइप के इनको ईट करने की मतलब फूड की आवश्यकता होती है इन रेशम के कीड़े को। इसलिए अलग अलग टाइप्स के प्लांट भी क्या किए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं। ना केवल मलबेरी ही नहीं की ग्रो किया जाता है, हमने पहले भी पढ़ा कि अर्जुना के पेड़, ठीक है, अर्जुना के पेड़, या फिर सूर्या रोबस्टा हमने पढ़ा, साल के पेड़ को भी कल्टीवेट किया जाता है, ठीक। तो ये बहुत क्रूशियल स्टेप होता है, क्योंकि इसी स्टेज में जो लार्वा होता है वो फर्स्ट इंस्टार लार्वा, सेकंड स्टार लार्वा, थर्ड इंस्टार लार्वा, मतलब लार्वा से एडल्ट स्टेज की तरफ क्या करते रहता है, ये ग्रो करते रहता है। और इस बीच इनको फूड की बहुत ही आवश्यकता होती है। दिस इज़ द बिगनिंग स्टेप ऑफ सेरीकल्चर। तो यह सेरीकल्चर का क्या होता है, यह रेशम उत्पादन का शुरुआती स्टेप होता है, बिगनिंग स्टेप होता है। तो हम लोग मेनली किसको एग्जांपल ले रहे हैं, मलबेरी सिल्क को, ठीक है, बॉम्बिक्स मोरी को हम लोग एग्जांपल लेकर स्टडी कर रहे हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी सिल्क, तो मलबेरी सिल्क को कल्टीवेशन कराया जाता है। तो मलबेरी सिल्क वर्म फीड ऑन मलबेरी प्लांट जीनस मोरस, ठीक है। तो मलबेरी सिल्क क्या करती है, मलबेरी प्लांट को ईट करती है। और मलबेरी प्लांट कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मोरेसी फैमिली से जीनस मोरस, मोरस अल्बा, मोरस इंडिका, ठीक है, मोरस सिराटिया, मोरस लेटिफोलिया, ये क्या है, एक अलग अलग स्पीशीज हैं। अल्टरनेट प्लांट सेज, ऑरेंज, लेट्यूस, पीपल, तो ये तो अलग अलग प्लांट हैं ही हैं, ठीक है, अलग अलग स्पीशीज़ हैं ही हैं, मोरस अल्बा, मोरस इंडिका। लेकिन कुछ दूसरे, इनके अलावा कुछ दूसरे भी प्लांट हैं जिनको अल्टरनेट तरीके से यूज़ किया जा सकता है इन लार्वा की फीडिंग के लिए। ये हैं सेज, ऑरेंज, लेटस और पीपल के प्लांट। क्लाइमेट कंडीशन की बात करें हम लोग, तो टेम्परेचर टू ट्रॉपिकल रीजन 15 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना होना चाहिए ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेट, 15 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा की बात करें तो रेनफॉल लगभग 600 से 2500 mm। और एल्टीट्यूड की बात करें तो 300 से लेकर 900 m, ठीक है, अबोव द सी लेवल। तो एल्टीट्यूड कितनी होनी चाहिए समुद्र तल से, 300 से लेकर 900 mm।
ठीक है, इतनी एम होनी चाहिए इतनी। और रेनफॉल की बात करें तो वर्षा 600 से लेकर 2500 mm, और टेम्परेचर की बात करें तो 15 से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सब आइडियल कंडीशन होते हैं, आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं किसके लिए, मलबेरी सिल्क के प्रोडक्शन के लिए। अगर हम लोग क्षेत्र की बात करें, रीजन की बात करें कि कौन कौन से क्षेत्र में किया जाता है, तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में मेजॉरिटीज़, ठीक है, सारे इंडिया में किया जाता है ऐसी बात नहीं है, पर मेजॉरिटी है सबसे अधिक इन्हीं रीजन पे। मलबेरी इज डीप रूटेड पेरिनियल, ग्रो वेल इन लोमी सोइल आर रेड सैंडी लोमी सोइल, जिसको मुरम बोला जाता है। तो मलबेरी प्लांट क्या होता है, मलबेरी, ठीक है, बहुवर्षीय पौधा होता है और ये लोमी सोइल्स में सबसे अधिक या सबसे अच्छा ग्रो करता है, जिसको ये लोमी सोइल या रेड सैंडी लोमी सोइल, जिसको हम लोग बोलते हैं मुरुम मिट्टी। अगर सेशन की बात करें तो प्लांटेशन ड्यूरिंग अर्ली द स्प्रिंग एंड लेट द ऑटम विथ स्टेम कटिंग एंड रूट ग्राफ्टिंग। तो अगर हम लोग किस किस सीज़न में इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं, तो ठीक है, हाँ, स्प्रिंग में, ठीक है, स्प्रिंग, अर्ली स्प्रिंग में एक बार, या फिर लेट ऑटम में। और किस तरह से इनकी प्लांटेशन की जाती है, तो इनके तनों को काट काट कर लगा दिया जाता है और उनमें फिर क्या निकलता है उसी में, ठीक है, प्लांटलेट, न्यू प्लांटलेट निकलते हैं, जिसको आप लोग ग्राफ्टिंग भी बोलते हो। तो दो तरह से प्लांटेशन किया जाता है, पिट सिस्टम और रॉ सिस्टम, ठीक है। पिट सिस्टम हेल्प इन लीफ प्रोडक्शन, यहाँ देख सकते हो कि एक निश्चित डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, 0.49 सेंटीमीटर, 0.49 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर, ठीक है, पिट, यहाँ पर पीट लगाया जा रहा है और डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है, और यहाँ पर रॉ सिस्टम। तो ये अलग अलग है, प्लांटेशन का अलग अलग तरीका है कि एक निश्चित डिस्टेंस में प्लांट लगाए जाएं, ठीक है। अब देखते हैं एंटोमोलॉजिकल डिवीज़न। ये तो थे क्या, कौन सा डिवीज़न हम लोग देख रहे थे, एग्रीकल्चर डिवीज़न, जिसमें मेन था प्लांट को तैयार करना और रेशम के कीड़े को वहाँ पर इनाकुलेट करना पौधों में, जैसे ही पौधे तैयार हो जाते हैं। अब एंटोमोलॉजिकल डिवीज़न में क्या होता है, रियरिंग ऑफ सिल्क। दिस इंक्लूड द रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ। अब सिल्क मॉथ की का क्या करना, रियरिंग करना, उन सिल्क मॉथ का क्या करना, पालन पोषण करना, रेशम के कीड़े का क्या करना, उनका पालन पोषण करना, उनको रियरिंग करना, उनको पालना, क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजिकल डिवीज़न। दिस इज़ द मोस्ट टिपिकल एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और बहुत ही टाइम लगता है इसमें, क्योंकि अब इस कंडीशन में क्या होता है, फर्स्ट इंस्टार लार्वा, सेकंड इंस्टार लार्वा, थर्ड इंस्टार लार्वा में, उसके बाद ये, ठीक है, फिफ्थ इंस्टार लार्वा में कन्वर्ट होगी, और फिफ्थ इंस्टार लार्वा में टाइम लग जाता है इतना, ठीक है, कम से कम 20 दिन तो इसमें लग जाते हैं। और ये फिफ्थ इंस्टार लार्वा फिर क्या करेगी, फिर ये सिक्रेट करना शुरू करेगी, किसका, सिल्क का सिक्रेशन करना स्टार्ट करेगी, और फिर इसमें भी समय लगता है। दिस इज़ रिक्वायर्ड द complete knowledge of life cycle of the interested silk moth along with its morphology and anatomy। तो सिल्क मॉथ की अगर हम लोग कर रहे हैं या फिर रेशम कीट पालन कर रहे हैं, तो ये जो कीड़ा है रेशम के, उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, कि लाइफ के साइकिल के बारे में, कि किस तरह की रिक्वायरमेंट होती हैं, किस तरह की इसकी एनाटॉमी है, किस तरह की इसकी मॉर्फोलॉजी होती है। ये चीज़ें हमें पता होगी तभी हम लोग, ठीक है, उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, उनके ग्रोथ को, उनके डिवीज़न को, सारी चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहाँ आप लाइफ साइकिल एक बार फिर दिया गया है, ठीक है। तो अंडे से क्या निकला, हैचिंग के थ्रू इस तरह से लार्वा निकला, ठीक है, बहुत सारे हैच वार्म में यहाँ देख रहे हो, छोटे छोटे लार्वा, फिर ये लार्वा यंग लार्वा में, फिर ये इस तरह से लेटेस्ट वार्म 14 दिन के बाद ये इस तरह से कीड़े में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद ये क्या कि रेशम के ये क्या करने लगे, ये कोकून का फॉर्मेशन करने लगे। तो यहाँ आप कोकून देख रहे होगे, ठीक है, कोकून से फिर यहाँ से अपने ये कोकून का फॉर्मेशन करने लगा, कोकून इसके ये अपने आप को इस तरह से घेर लिया कोकून के अंतर्गत, फिर ये इस तरह से एडल्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये अलग अलग क्या है, स्टेजेस हैं, इसको हम लोग देख चुके हैं। लाइफ साइकिल इसको मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ, ये स्टेजेस हैं, पीरियड हैं, कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो अंडा 9 से लेकर 10 दिन के बाद देखिए येलो इस कलर का होता है। ये अलग अलग स्टेजेस हैं, कितने दिन के बाद क्या क्या होता है। जैसे लार्वा 25 से 30 दिन के बाद, फर्स्ट इंस्टा लार्वा 3 से 4 दिन, फिर ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको पढ़िएगा, ठीक है। ये रिवाइज हो जाएगा, आगे का सेक्शन जो हम लोग पढ़े हैं वो टेबुलर फॉर्म में दिया गया है इसको।
हाँ, हम लोग जो बॉम्बेक्स मोरी होती है, ये जो हम लोग बॉम्बेक्स मोरी जिसको हम लोग मलबेरी, ठीक है, जिसको हम लोग मलबेरी कॉटन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर मलबेरी सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, जो मलबेरी सिल्क प्रोड्यूस करती है वो बॉम्बेक्स मोरी होती है। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? बॉम्बीसिडी से, और आर्डर लेपिडोप्टेरा से। ठीक है, कौन से आर्डर? लेपिडोप्टेरा। तो लेपिडोप्टेरा ये इंसेक्ट का क्या है? ये लार्ज ग्रुप है। 4 स्टेजेस, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, 4 स्टेजेस होती हैं और 2 टाइप के अंडे देती हैं ये। ठीक है, एग्स आर 2 टाइप्स के होते हैं। द डायापोज आर हाइबरनेटिंग टाइप ऑफ एग लेड बाय द सिल्क मॉथ इनहेबिटिंग द टेम्परेट रीजन। तो डायापोइड या हाइबरनेटिंग टाइप्स का होती हैं। और सेकेंड नॉन डायापोज नॉन हाइबरनेटिंग, मतलब ये क्या होते हैं कि, ठीक है, आप लोग हाइबरनेटिंग और नॉन हाइबरनेटिंग समझ रहे हैं। हाइबरनेटिंग मीन्स क्या करते हैं, कुछ टाइम लगता है इनको। ठीक है, हाइबरनेट मीन्स डायपास, मतलब इसमें पौज लगता है। पौज मीन्स, ठीक है, अंडे से लार्वा निकलने में क्या लगता है? टाइम लगता है। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हाइबरनेशन इसमें नहीं देखने को मिलता है। तो ये 2 टाइप के अंडे, और ये एरिया पर डिपेंड करता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन पर। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि सिल्क ग्लैंड, यहाँ इसी को, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि सिल्क ग्लैंड होती हैं, जिसको लेबाइल ग्लैंड कहा जाता है। सिल्क ग्लैंड होमोलोगस टू सलाइवरी ग्लैंड। तो सिल्क ग्लैंड जिसको लेबाइल ग्लैंड भी कहा जाता है, याद रखिएगा, और सिल्क ग्लैंड जिसको होमोलोगस, मतलब ये सलाइवरी ग्लैंड की जगह होती है। सलाइवा, जैसे हम लोग सलाइवा सिक्रीट करते हैं, तो हमारा सलाइवा एयर के कांटेक्ट में आते ही सॉलिडिफाई होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन इसका सलाइवा क्या होता है? एयर के कांटेक्ट में आने के बाद ये सॉलिडिफाई हो जाता है और थ्रेड बना लेता है। ओके, एंटीरियरली each gland open to salivary ducts, both ducts unite and open the apex of spinnerets। तो स्पाइनरेट के थ्रू क्या क्या करते हैं? ओपन होते हैं ये जो सलाइवरी ग्लैंड हैं। ठीक है, इसकी जो ओपनिंग होगी उसी ओपनिंग को क्या बोलते हैं? जैसे हमारे में माउथ होता है, हमारा माउथ ओपनिंग है, और इनका ओपनिंग क्या होता है? ओपनिंग होता है स्पाइनरेट के थ्रू, और स्पाइनरेट ही स्पाइन, ठीक है, जो क्या होता है स्पाइनिंग के थ्रू, स्पाइनरेट से स्पिनिंग के थ्रू क्या करते हैं? इस तरह से थ्रेड सेक्रेट करते हैं और थ्रेड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये स्पाइनरेट आप देख रहे होंगे डायग्राम में। ओके, हाँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। ठीक, सिल्क सिक्रेशन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो सिल्क सिक्रेशन में 2 प्रकार के प्रोटीन पढ़े थे हम लोग, फाइब्रोइन प्रोटीन और सेरिसिन प्रोटीन। तो फाइब्रिन प्रोटीन टब क्या होता है? 70 to 80%, तो अधिक मात्रा में ये प्रोटीन्स पाई जाती हैं, और सेरिसिन प्रोटीन 20 से 25% पाई जाती हैं जो सिल्क होती हैं उसमें। तो ये क्या प्रोवाइड करती हैं? फाइब्रिन प्रोटीन टफ, इलास्टिक एंड इनसॉल्युबल। कैसी होती हैं ये? लंप, मजबूत होती हैं, लचीली होती हैं, इलास्टिक होती हैं और इनसॉल्युबल होती हैं। मेक द कोर ऑफ द फिलामेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्रिंस। तो ये जो फिलामेंट होता है, थ्रेड होता है, उसका क्या वो कोर रीजन यही बनाती हैं। वहीं इसकी बात की जाए तो जिलेटिनस गमी हॉट वाटर सॉल्युबल प्रोटीन, तो ये क्या होता है? जिलेटिनस नेचर का होता है और ये हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है। होल्ड द ब्रिंग टुगेदर, तो ये जो ब्रिन्स होते हैं, ब्रिन्स इस तरह से थ्रेड्स होते वगैरह होते हैं, जो ब्रिन्स वगैरह होते हैं, तो उनको क्या करती हैं? पकड़ के रखती हैं। तो दोनों इस तरह से, दोनों प्रोटीन इस तरह से मिक्स हो जाती हैं आपस में, तो दोनों प्रोटीन के कारण हमारा जो थ्रेड होता है उसमें दोनों की क्वालिटीज आती हैं, सेरिसिन की भी और फाइब्रोइन की भी, और थ्रेड क्या होता है? बहुत ही लंबा होता है। द वेट इन ग्राम्स ऑफ 900 मीटर सिल्क फिलामेंट कॉल्ड डेनर। तो अगर 900 मीटर की जो सिल्क है उसका जो वेट है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डेनर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी टेक्निकल चीज़ें नहीं है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको पढ़िएगा। ठीक है, जो जो चीज़ें हमें डिस्कस करनी थी वो चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करना ज़्यादा आवश्यक है। तो थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं।
रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म। अब क्या सिल्क वार्म्स को से क्या करना, सिल्क वार्म से या फिर सिल्क वार्म क्या करना शुरू कर देगा, रियरिंग करना, सिल्क रियर करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ से देखते हैं सिलेक्शन ऑफ सिल्क वार्म्स रेसेस। तो सिल्क वार्म रेसेस मतलब कौन से कीड़े को हम लोग सेलेक्ट करते हैं सिल्क वार्म की रियरिंग करने के लिए। मल्टीवोल्टाइन रेसेस विच कंप्लीट 5 to 6 लाइफ साइकिल ईच पर ईयर, नॉन हाइब्रिड। 1 मिनट। वन मिनट। ओके हाँ, हम लोग देख रहे थे रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म। तो सिलेक्शन ऑफ सिल्क वार्म रेसेस, तो कौन से सिल्क वार्म को हम लोग सेलेक्ट करें। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मल्टी वोलाटाइन रेसेस को। मल्टी वोलाटाइन मीन्स ठीक है, एक साल में ये कई बार, इनकी लाइफ साइकिल कई बार कंप्लीट हो सकती हैं, कई बार ये कोकून बना सकते हैं, कई लाइफ साइकिल। तो लगभग ऐसे सिल्क वार्म को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सिल्क वार्म की रेसेस को, जो 5 से 6 लाइफ साइकिल एक साल में कंप्लीट करें। और 5 से 6 बार अगर एक लाइफ साइकिल, तो कितने बार एक, ठीक है, एक सिल्क कितनी बार दे सकती है, एक सिल्क वार्म का लगभग 5 से 6 कोकून एक साल में। नॉन हाइबरनेटिंग एग मीन्स एक सुसुप्तावस्था में ना पड़ा रहे, मत मीन्स एक इस तरह से हाइबरनेट कर रहा है, जब फेवरेबल कंडीशन आया तब इससे क्या निकलेंगे, लार्वा। तो ऐसे को नहीं चाहिए, मीन्स तुरंत अंडे निकलें, उनसे तुरंत लार्वा निकलें अंडों से, और तुरंत रेशम के कीड़े बने इस तरह से। यूनिवोलाटाइन एंड बाईवोलाटाइन रेसेस आर आल्सो रियर्ड इन इंडिया। तो यूनिवोलाटाइन मीन्स साल में एक ही बार ये क्या करेंगे, कोकून का फॉर्मेशन करेंगे। या बाईवोलाटाइन मीन्स 2 बार कोकून का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे को भी यूज़ किया जाता है भारत में, पर हमारे लिए बेस्ट कौन सा है कि 5 से 6 कोकून या फिर 5 से 6 लाइफ साइकिल एक बार कंप्लीट हो जाए, एक साल में कंप्लीट हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं सिल्क वार्म सीड प्रोडक्शन। hybrids of multivolatile and bivolatile reared commercially for its superior quality and huge quantities of eggs seed। तो अब हम लोग जो मल्टीवोलाटाइन जीनस हैं, जो भी मल्टीवोलाटाइन रेसेस हैं, तो इनको क्या करेंगे, इन्हीं को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इन्हीं को सेलेक्ट करके इन्हीं के बीच में क्या होगा, जो भी क्रॉसिंग ब्रीडिंग कराएंगे, इनके बीच में मैटिंग वगैरह कराएंगे, और इन्हीं के अंडों को फिर फर्दर यूज़ करेंगे। तो बहुत ज़्यादा आजकल तो ठीक है, अंडों को बहुत ज़्यादा इस तरह से ब्रीडिंग क्रॉसिंग करके रखा जाता है इनके अंडों को, और इन्हीं को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेनेज। दीज आर द प्लेस वेयर सीड्स आर प्रोड्यूस्ड एट लार्ज स्केल। तो मीन्स क्या कर रहे हैं, इनकी जो मैटिंग से अंडों, जो ये सीड हैं, सीड किसको बोल रहे हैं, इन्हीं अंडों को। तो ग्रेनेज क्या है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इन अंडों को प्रोड्यूस कराते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेनेज। हेल्दी डिजीज़ free cocoons of pure races are selected, preserved at 23 to 25 degrees centigrade in wooden trays at 70 to 80% RH. After emergence, female transferred to plastic tray allowed to copulate with male of desired races under black cloth of 3 hours. Within 12 hours, female lays 4 to 600 eggs। अब क्या करते हैं, इन्हीं ग्रेनेज में जो हेल्दी होते हैं, हेल्दी और डिजीज़ फ्री कोकून होते हैं, उन्हीं को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, उन्हीं मोथ को सिलेक्ट किया जाता है। और एक निश्चित टेम्परेचर पर जो लकड़ी के ट्रे होते हैं, वुडन के ट्रेस होते हैं, उनमें 20 to 30% टेम्परेचर उनको प्रोवाइड किया जाता है, और फीमेल को फिर ट्रांसफ़र किया जाता है प्लास्टिक ट्रेज में, जहाँ पर वो क्या करती हैं, मेल मोथ के साथ कपुलेट करती हैं, और कपुलेट करने के बाद अंडे देती हैं, और वहाँ पर सारी चीज़ें फेवरेबल कंडीशन मेंटेन की जाती हैं। तो लगभग 400 से लेकर 600 अंडे देती हैं। अब नेक्स्ट आता है टेक्निकल डिवीज़न। और टेक्निकल डिवीज़न की बात करें तो टेक्निकल डिवीज़न में कौन कौन से पार्ट आते हैं, ये देखते हैं। दिस इन्वॉल्व्स द एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून। तो कोकून से क्या प्राप्त करना, सिल्क प्राप्त करना। ठीक है, कोकून से क्या प्राप्त करना, सिल्क प्राप्त करना। एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून।
तो ये जो कोकून है, इसी कोकून से सिल्क को एक्सट्रैक्ट करना, उसको प्यूरिफाई करना ही क्या कहलाता है, टेक्निकल डिवीज़न। दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर का या रेशम कीट उत्पादन का लास्ट स्टेप है, क्योंकि लास्ट स्टेप हमें अल्टीमेटली क्या कर प्राप्त हो जाएगा, सिल्क प्राप्त हो जाएगा। दिस इज़ एनर्जी कंज्यूमिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और ये एनर्जी कंज्यूमिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इन दिस ओनली 30 to 40% कोकून ऑफ द रियरिंग ट्रे आर अलाउड टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल वाइल रेस्ट यूज टू ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। तो ये जो कोकून होते हैं, ठीक है, ये कोकून होते हैं जिसके अंदर प्यूपा भी कैद है, इनमें से केवल 30 से 40% को क्या किया जाता है, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी बाद में ही क्या की जाएगी, इनकी मैटिंग करा के फिर अंडे जनरेट किए जाएंगे, और बाकी जितने होते हैं सबको सिल्क प्राप्त करने के लिए इनको अंदर ही मार दिया जाता है। दिस इज़ द पोस्ट कोकून प्रोसेस, ठीक है। और उसके बाद ये जो कोकून प्राप्त किया गया उनको प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करके सिल्क को प्राप्त किया जाता है। 1 kg ऑफ सिल्क, 1 किलोग्राम सिल्क प्राप्त करने के लिए इतने कोकून की आवश्यकता पड़ती है। देख सकते हो 5500 से लेकर 6000 कोकून से 1 किलोग्राम सिल्क की आवश्यकता होती है। और अब आप बोलोगे कि सिल्क साड़ी महंगी होती है, तो देख लो फार्मर्स कितने ठीक है, जो रेशम उत्पादन करते हैं वो कितने मेहनत से करते हैं, और फिर भी आप दुकान पे जाके खूब बार्गेनिंग करते हो, ठीक है, सिल्क साड़ी लेने, रेशम की साड़ी लेते हुए। लास्ट स्टेप रीलिंग ऑफ सिल्क, ठीक है, सिल्क को हमने हार्वेस्ट कर लिया, अब इसकी रीलिंग, हार्वेस्टिंग। इट इज़ द रिमूविंग ऑफ सेलेक्टिंग ऑपरेशन ऑफ कोकून्स फ्रॉम मोन्टाजेस एंड सेल देम टू मार्केट और ट्रांसपोर्ट फॉर रीलिंग इंडस्ट्री। तो ये कोकून को हार्वेस्ट कर दिया गया, हार्वेस्ट करके उनको सेलेक्ट करके उनकी छटाई कर ली गई, और छटाई करके उनको फिर रीलिंग इंडस्ट्रीज़ को फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, बेच दिया गया, और क्या प्राप्त करने के लिए, थ्रेड रील करने के लिए। अब रीलिंग क्या, रिमूवल ऑफ सिल्क थ्रेड, अबाउट 58% ऑफ सिल्क इन ईच कोकून इज रिलेबल, रिमाइंडर इज यूज्ड एज अ सिल्क वेस्ट एंड formed into spoon silk. Raw silk is boiled, scurred, steamed and purified as follows। तो क्या बोल रहे हैं कि रीलिंग किसको बोल रहे हैं, रीलिंग, ठीक है, रीलिंग कोकून से सिल्क को रिमूव करना वहाँ से, और इनको सिल्क को इस तरह से इकट्ठा करना, क्या कहला रहा है, रीलिंग कहला रहा है। और जो से 58% सिल्क को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, रील किया जाता है, और बाकी जो होते हैं बच जाते हैं उनको दूसरे यूज़ में, दूसरे चीज़ें बनाने में यूज़ की जाती हैं, जैसे कि स्पून सिल्क, रॉ सिल्क, ठीक है, ये सारी चीज़ें बनाने में यूज़ की जाती हैं। कोकून ड्राइंग, अब कोकून ड्राइंग में क्या क्या किया जाता है, स्टीम स्टिफिंग, प्रोसेस ऑफ किलिंग, कोकून ड्राइंग मीन स्टीम स्टिफलिंग। स्टिफलिंग आगे हम लोग पढ़े थे, जिसमें स्टिफलिंग के प्रोसेस में क्या किया जाता है कि इनको हीट किया जाता है, स्टीम किया जाता है, जिसके थ्रू अंदर इसके जो लार्वा प्यूपा होते हैं वो मर जाते हैं। Killing of cocoon is done to kill pupa so that intact cocoon can be used for reeling. Hot air stiffing and sun drying is also very common। तो कोकून ड्राइंग में हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टीम के थ्रू क्या जो प्यूपा है कोकून के अंदर उसको किल कर रहे हैं, ताकि पूरी की पूरी जो कोकून का जो थ्रेड है उसको क्या किया जा सके, यूज में लाया जा सके, किसके लिए, तो रीलिंग के लिए। Cocoon boiling, it is common practice for swelling, softening and some extent dissolution of removal of sericin and gum. It is purified by acid and fermentation। तो कोकून बॉइलिंग किसको बोल रहे हैं, कोकून बॉइलिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं, तो कोकून बॉइलिंग के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सॉफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो क्या है, ये जो कोकून है उसको सॉफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि थ्रेड अच्छे से निकल सके। तो ये था रीलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट देखते हैं ब्रशिंग, ठीक है, लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है पर मैं इसको फिनिश करूँगा। बाय ब्रशिंग द आउटर सरफेस ऑफ कोकून्स मैनुअली और मैकेनिकली द फ्री एंड ऑफ सिल्क फिलामेंट ब्रिंस इज recognized, it is the essential operation of reeling the entire intact thread। तो ब्रूशिंग क्या है, ब्रूशिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो कोकून होता है उसको मैन्युअली हम लोग क्या करते हैं, उसको ब्रूशिंग करते हैं, ठीक है, उसके जो भी थ्रेड वगैरह होते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग मैकेनिकली हैंड के थ्रू या फिर किसी मशीन के थ्रू उसको क्या किया जाता है,
ब्रशिंग किया जाता है, उसका जो आउटर सरफेस होता है उसको। ठीक है, रीलिंग की बात करें, रीलिंग मेथड्स, अनवाइंडिंग ऑफ सिल्क थ्रेड फ्रॉम कोकून इज डन बाय कंट्री चरखास। अब रीलिंग किसके थ्रू? चरखा, बड़े बड़े चरखास के थ्रू क्या किया जाता है, थ्रेड को इस तरह से रील किया जाता है, और चरखा इस तरह के होते हैं चरखास। ठीक है, चरखा के चारों ओर इस तरह से थ्रेड की जाती है, रीलिंग की जाती है। द फ्री एंड ऑफ सिल्क फिलामेंट 5 to 10 cocoon are picked together, fixed the reeling appliance and twisted into single thread। अब देखो ये क्या है, ये क्या टेक्निकल, ये क्या टर्मिनोलॉजीज हैं। इस तरह से चरखास होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने क्या देखे हैं, चरखास, चरखा। ठीक है, तो क्या किया जाता है, ये जो कोकून होते हैं जो इनके, ठीक है, स्टार्टिंग एंड को, स्टार्टिंग थ्रेड को पहचाना जाता है और इसमें इस तरह से फंसाया जाता है, और फंसा के इसको इस घुमाया जाता है, तो यहाँ से थ्रेड निकलना शुरू हो जाते हैं इसके ऊपर, और जो इस तरह का थ्रेड बन जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पून सिल्क। ठीक है, जो सिल्क इस तरह से बनता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पून सिल्क। तो ये था सिल्क कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे इस कैसे इसको हार्वेस्ट किया जाता है। अब कुछ डिसीजेस भी होती हैं इनमें, सिल्क मॉथ में, तो ये, ठीक है, पेब्राइन डिसीजेस होती हैं, ठीक है, मस्कराइडिन डिसीजेस, फ्लेसी डिसीजेस और ग्रेसेरिया डिसीजेस, तो ये सारे डिसीजेस होते हैं। तो इसको देखते हैं पेब्राइन डिसीजेस को। ठीक है, नोज़िमा बोम्बाइसिस, नोज़िमा बोम्बाइसिस के द्वारा ये क्या किया जाता है, काज किया जाता है। ये सम टाइम बिफोर दे वेयर कंसिडर्ड एज प्रोटोजोआन बट दे आर नोन टू बी फंजाई। तो सब पहले इसको माना जाता था पेब्राइन डिसीजेज जो काज करता है नोज़िमा बोम्बाइसिस कि ये प्रोटोजोआ है, लेकिन अब पता चल चुका है कि ये प्रोटोजोआ नहीं है, ये एक फंगस है जो पेब्राइन डिसीज काज करता है। सेकंड देखते हैं, ठीक है, मस्कराइडिन डिसीजेस, और मस्कराइडिन डिसीजेस कौन काज करता है, तो एक फंगल डिजीज़ है विच कास्ट बाई, ठीक है, बेवियरिया बेसियाना। ठीक है, कौन काज करता है इसको, तो बेवियरिया बेसिना ये काज करता है। नेक्स्ट है फ्लैचेरी डिसीजेस। ठीक है, और ये फ्लैचेरी डिसीजेस कौन काज करता है, तो वायरल बैक्टीरियल डिसीज, वायरल ये वायरस और बैक्टीरिया के द्वारा काज किया जाता है। लीथल डायरिया, ठीक है, ये लीथल डायरिया की सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। और नहीं देखते हैं हम लोग ग्रेसरी डिसीजेस, तो ये वायरल डिसीज है जो कि न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस, ठीक है, पॉलीहेड्रोसिस वायरस, ये सारे वायरस होते हैं, इनके द्वारा कास्ट किया जाता है। तो ये सारे अलग अलग डिसीज़ हैं जो सिल्क मॉथ में कास्ट होते हैं। तो जो रेशम कीट उत्पादन करते हैं, उन रेशम कीट पालन करते हैं, उनको बहुत ध्यान देना पड़ता है इन सारे डिसीजेस ना हो इसके लिए। तो यहाँ हमारा रेशम कीट उत्पादन कंप्लीट होता है, या फिर सेरिकल्चर कंप्लीट होता है। थोड़ा सा लंबा लेक्चर खींचा, कोई बात नहीं, आप लोग इस लेक्चर को बाद में भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।